क्या 2023 में आपका बिजली का बिल जीरो हो सकता है? एक एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और चंद एक पंखे और लाइट्स, ये सब चीजें आपके 3 किलोवाट के एक सिस्टम पे चल सकती हैं। 24 घंटे मुफ्त एसी चलाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि आपका एसी जो सा वो पुराने ज़माने का, तो वो इसलिए कंपैटिबल नहीं है। 3 मरला और 5 मरला के लिए आपने कहा कि 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो इनफ है, तो इस पर खर्चा कितना आएगा? क्या ये जो पैनल्स हमने छत पे लगाए हैं वो टेम्परेचर, और आजकल तो ज़्यादा बारी भी हो रही है, तो ये बर्दाश्त कर लेंगे? सब कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार आज टेम्परेचर 50 के करीब चला गया तो आज अच्छी परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सोलर पैनल की आउटपुट उतनी कम होगी। जितना ज्यादा आइडियल टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री के ऊपर सोलर पैनल बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अगर हमने ये सोलर पैनल लगवाने हैं तो हमारी जो वो एक साउथ नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है वो क्या इम्पैक्ट करती है? उन घरों में क्या करेंगे जो वॉल सिटी में है या अंदरूने लाहौर में है जहाँ धूप आती नहीं है? क्या 2023 में आपका बिजली का बिल जीरो हो सकता है? और क्या 5 मरला 3 मरला के मकान में आप एक फ्रिज, एसी, टीवी, पंखे ये सब कुछ मुफ्त चला सकते हैं? तो इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वकार साहब। उनसे सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगा कि क्या 2023 में ये सब चीज़ें मुफ्त चल सकती हैं और बिजली का बिल जीरो हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल। अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें तो 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आपका एक एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और चंद एक पंखे और लाइट्स, ये सब चीजें आपके 3 किलोवाट के एक सिस्टम पे चल सकती हैं। सुबह से लेके शाम तक डायरेक्टली सोलर से एनर्जी लेके ये सिस्टम चलता रहेगा। दिन में अगर लोड शेडिंग भी होती है तो लोड शेडिंग के दौरान भी सिस्टम सोलर से ही चलता रहेगा। आपका एसी नॉन स्टॉप चलता रहेगा। वापडा के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये हम कह सकते हैं कि हम 24 घंटे मुफ्त एसी चलाएंगे। देखिए, 24 घंटे इसलिए नहीं होगा कि सूरज का टाइमिंग सुबह 6 से लेके शाम 6 बजे तक होती है, तो उस दौरान तो आप मुफ्त चला सकते हैं। रात के टाइम का आपको बिल देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रात के टाइम भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप उसके साथ एक बड़ा बैटरी बैक लगाएं। मतलब नॉर्मली तो 3 किलोवाट के सिस्टम पे 2 बैटरीज लगती हैं, लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा पैनल लगा के, ज़्यादा बैटरीज लगा के रात के टाइम तक की भी एनर्जी सेव कर सकते हैं। आप 7 या 8 बैटरीज लगाकर इतनी एनर्जी सेव कर सकते हैं कि आपको सारी रात एसी का बैकअप मिल सकता है। आपका 1 टन का एसी या इवन 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी है वो भी आपका सारी रात पावर दे सकता है। अगर आप अपने एसी को 26 या 28 पे चला देंगे तो वैसी पावर कम लेता है। तो दिन के टाइम वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा, डायरेक्टली सूरज के ऊपर चलता रहेगा, सूरज की एनर्जी के साथ चलेगा। रात के टाइम वो बैटरीज पे चलेगा। इसका एक और तरीका भी ये है कि आप नेट मीटरिंग करवा लें। आप नेट मीटरिंग के जरिए दिन के टाइम एक्सेस सोलर एनर्जी जो होती है उसको ग्रिड को सेल आउट कर दें, ग्रिड में फीड कर दें। तो जो यूनिट्स आपने दिन के टाइम वापडा से जो इस्तेमाल तो कर लिए हैं, उसके बाद वापडा को इस्तेमाल करने के बाद सूरज से आने वाले एनर्जी को ग्रिड को आप जो दे देंगे वही यूनिट्स रात के टाइम वापडा से ले सकते हैं। इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम भी कहा जाता है, इसे ग्रीन मीटर वाला सिस्टम भी कहा जा सकता है, या इसको आम फैम में बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहा जाता है। एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, एक हाइब्रिड सिस्टम होता है, फिर आपने ग्रीन मीटर का भी जिक्र किया। क्या डिफरेंस क्या था कि हमारे व्यूअर्स को ये पता लग जाए कि अगर वो लगवाना चाहें तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है उनके लिए? जी देखें जी, हाइब्रिड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि बैटरीज ऑपरेटेड सिस्टम होता है। हाइब्रिड सिस्टम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी चलता रहता है। हाइब्रिड सिस्टम सोलर से भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है और वापडा पे भी चलता है। और हाइब्रिड सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग की ऑप्शन भी मौजूद होती है। लेकिन जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो डायरेक्टली सोलर से एनर्जी लेता है, आपके घर में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसमिट करता है और एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को दे देता है। जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो बैकअप नहीं देता। लोड शेडिंग में ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम थोड़ा सा सस्ता होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम की पावर आउटपुट भी ज़्यादा बेहतर होती है। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों सिस्टम्स के होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम महंगा होता है लेकिन वो ऑल इन वन है, वो ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी चलेगा, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो नेट मीटरिंग वाला मामला है तो क्या वापडा पैसे देता है? देखें, अगर आप 3 महीने तक अपने यूनिट्स को एक्सपोर्ट करते रहते हैं, माइनस में रहता है आपका बिल, तो 3 महीने के बाद वापडा बिल्कुल पैसे देता है। अगर आपने थोड़ा सिस्टम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लगाया होगा तो डेफिनेटली तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नॉर्मली तो हम लोग बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा कर करके अपनी कैपेसिटी के जितना सोलर सिस्टम लगाते हैं, और ज़्यादातर लोग अपनी कैपेसिटी जितना ही लगाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर लगा लेते हैं, तो उन लोगों को ही वापडा पैसे देगा क्योंकि उनके ही यूनिट्स माइनस होंगे। नेट मीटरिंग वाले सिस्टम के जरिए ही ऐसा हो सकता है, नेट मीटरिंग वाले सिस्टम के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि आपका एसी जो सा वो पुराने ज़माने का, तो वो इसलिए कंपैटिबल नहीं है। तो क्या इनके लिए कुछ स्पेशल अप्लायंसेस भी होती हैं? अप्लायंसेस आपकी वही चलती रहेंगी, 220 के ऊपर चलने वाली अप्लायंसेस होती हैं। सिर्फ एक आपका जो एसी है वो इन्वर्टर वाला एसी होना चाहिए, वो लाजमी है। वो हाइब्रिड सिस्टम अगर आपका चल रहा है तो उसके ऊपर लाजमी है। ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर इन्वर्टर एसी लगाना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन
इन्वर्टर एसीज क्योंकि बिजली कम लेते हैं, तो आपको वैसे ही जनरली आजकल इस्तेमाल करते हुए इन्वर्टर एसी ही चलाने चाहिए, क्योंकि दूसरे एसी वैसे भी आपकी बिजली ज़्यादा खाते हैं। अच्छा विकास साहब, 3 मरला और 5 मरला के लिए आपने कहा कि 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो इनफ है, तो इस पे खर्चा कितना आएगा? लेकिन जी अभी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये जून 2023 में बना रहे हैं। प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी होती हैं पाकिस्तान में डॉलर्स वगैरह की वजह से, प्लस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो जून 2023 के अंदर 3 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन 7 लाख रुपए में लगता है, और 7 लाख रुपए आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करके अगले 25 साल तक इससे एनर्जी ले सकते हैं। अगले 3 से 4 साल तक आपको बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। सुबह से लेकर शाम तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी मिलेगी, प्लस आपको रात के टाइम भी बैकअप मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी बैटरीज भी साथ अटैच होंगी। ठीक है, आपने ये कॉस्ट तो बता दी, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी? देखिए जी 1 ईयर तो कंपनीज की वारंटीज होती है जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। 12 साल तक सोलर पैनल की वारंटी होती है। अच्छा। और इन्वर्टर की आजकल 5 साल वारंटी आती है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना रोबस्ट और कितना ड्यूरेबल सिस्टम है और रिलायबल सिस्टम है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ों में तो ऑलरेडी वारंटीज़ के ज़रिए ही सेव होते हैं। अच्छा विकास साहब, मेरे व्यूअर्स ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, जब वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये जो पैनल्स हमने छत पे लगाए हैं वो टेम्परेचर और आजकल तो ज़्यादा बारी भी हो रही है, तो ये बर्दाश्त कर लेंगे सब कुछ? देखें, ये जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं ये टेम्पर्ड ग्लास के सोलर पैनल्स होते हैं। तो इन सोलर पैनल्स को यालाबारी वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आंधी तूफान से भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉलेशन की होगी तो आंधी तूफान में भी ये ख़राब नहीं होंगे। रही बात टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर्स को सस्टेन करने वाली टेक्नोलॉजी होती है ये। अगर आपने सोलर पैनल लगाने तो मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगाएं। तो मोनोपर्क डिमांड करें वो? जी बिल्कुल, ये मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल्स ऐसे पैनल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जितने भी पैनल्स हैं वो सब अपनी परफॉर्मेंस को डाउन ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि सोलर पैनल को काम करने के लिए सनलाइट की हाई एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। हाई टेम्परेचर के ऊपर अंडर परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा। लेकिन मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स हाई टेम्परेचर पे भी कदरे बेहतर काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने अभी बताया कि जो सोलर पैनल होता है उसको हाई एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं। हाई सनलाइट चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार आज टेम्परेचर 50 के करीब चला गया तो आज अच्छी परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सोलर पैनल की आउटपुट उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा आइडियल टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री के ऊपर सोलर पैनल बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। हाँ, सनलाइट ज़्यादा होगी तो अच्छा काम करेंगे, सनलाइट कम होगी तो हल्का काम करेंगे। अच्छा, अगर हमने ये सोलर पैनल लगवाने हैं तो हमारी जो वो एक साउथ नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है वो क्या इम्पैक्ट करती है? इस वक्त ये जो सोलर पैनल लगे हैं ये एग्जैक्टली टुवर्ड साउथ लगे हुए हैं। इनका जो टिल्ट एंगल है वो तकरीबन 35 है। लाहौर का जो टिल्ट एंगल है वो 30 से 35 के दरमियान रखा जाता है, जो इनकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसे कहा जाता है। उन घरों में क्या करेंगे जो वॉल सिटी में है या अंदरूने लाहौर में है जहाँ धूप आती नहीं है? देखिए, अंदरूने शहर के जो लोग हैं वहाँ पे भी स्ट्रक्चर लगाने के बहुत सारे आजकल तरीके हैं। अपलिफ्ट कर दिया जाता है, फ्रेम्स के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, तो उनको थोड़ा सा हाइट दे दी जाती है सोलर पैनल्स को। तो उसके जरिए भी आप छोटे घरों में और तंग गलियों में भी ज्यादा पैनल लगा सकते हैं। मतलब अब ये मसला भी हल हो गया है कि जहाँ धूप नहीं पहुँच रही हम अपलिफ्ट करके लगा सकते हैं। जी, एलिवेटेड स्ट्रक्चर के जरिए आप मैक्सिमम पैनल लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त का। तो ये सारा प्रोसीजर था जिसके थ्रू आप अपने घर का जो बिल है जो आपकी आधी से ज़्यादा इनकम खा जाता है उसको आप ज़ीरो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने घर की जितनी चीज़ें हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, पंखे, सब कुछ मुफ्त चला सकते हैं। तो वापडा से जान छुड़वाएं, सोलर घर पे लगवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।